हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, मैंने आपको मराठा साम्राज्य पढ़ाना शुरू किया था और शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी के आगे आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और ये मराठा साम्राज्य पे दूसरा वीडियो है। आगरा का संघर्ष, अपमान और पलायन 1666 ईस्वी में। अब कल मैंने जब शिवाजी के बारे में पढ़ाया आपको तो वहाँ बताया था कि मुग़लों की तरफ से जय सिंह और शिवाजी के बीच, यानी जय सिंह और शिवाजी के बीच एक संधि हुई थी जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं 1665 में। और सारी चीज़ें मैंने बताई थी, यानी कि मुग़लों में और शिवाजी में एक प्रकार से संधि हो गई थी। अब संधि के तहत ही जय सिंह के कहने पर शिवाजी और संभाजी आगरा दरबार पहुँचे औरंगज़ेब से मिलने के लिए। दीवाने खास में 22 मई 1666 ईस्वी की बात है। शिवाजी और शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी, ये दोनों पहुंच जाते हैं जय सिंह से मिलने, औरंगज़ेब से मिलने। और जय सिंह के कहने पर औरंगज़ेब ने उन्हें 5000 मनसबदारों की तीसरी पंक्ति में खड़ा किया। अब शिवाजी जो थे वो पीछे खड़े थे, जसवंत सिंह आगे थे। जसवंत सिंह एक बार शिवाजी से हार भी गए थे, यानी कि जो शिवाजी से हार गए थे वो मुग़ल दरबार में शिवाजी से आगे खड़े थे और शिवाजी पीछे खड़े थे। इस अपमान से नाराज़ होकर शिवाजी दरबार से चले गए। कहीं कहीं ये भी कहा था कि शिवाजी ने वहीं पे तलवार निकाल दी। तो इससे क्या हुआ, औरंगज़ेब क्रोधित हो गया। अब शिवाजी को बुरा इसलिए लगा कि भाई वो औरंगज़ेब से मिलने आए हैं और पीछे खड़े हुए हैं, जबकि शिवाजी से जो लोग हार गए थे वो आगे खड़े हैं। तो शिवाजी को ये बुरा लगा। अब नाराज़ होकर चले गए। फिर कहा जाता है इन्होंने तलवार निकाल दी और औरंगज़ेब क्रोधित होकर इनको आगरा के जयपुर भवन में राम सिंह की देखरेख में इनको कैद कर लेता है। शिवाजी को औरंगज़ेब ने क्या किया, कैद कर लिया। आगरा में ही एक भवन था जिसको जयपुर भवन कहते हैं। ये जयपुर में नहीं था, इसका नाम है बस जयपुर भवन। तो यहाँ पे कैद कर लिया गया शिवाजी को और अपनी बीमारी का बहाना और सौतेले भाई हीरो जी को अपने स्थान पर लिटाकर मिठाई की टोकरी के जरिए फरार हो जाते हैं। कहा जाता है जय सिंह की मदद से ही ये फरार होते हैं शिवाजी, मिठाई की टोकरी में बैठ कर के। शिवाजी किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं और सितंबर 1666 ईस्वी में ये पुनः रायगढ़ पहुँचते हैं। अस्थायी शांति 1667 में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से मुग़लों के साथ एक और संधि हुई। औरंगज़ेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी, संभाजी को 5000 का मनसब और बरार में जागीर दी। लेकिन अब शिवाजी समझ गए थे कि अब एक साम्राज्य स्थापित करना है, स्वराज स्थापित करना है। कोंडवाना विजय है 4 फरवरी 1670 को। पुरंदर की संधि में खोए किले को वापस जीतने का अभियान, यानी पुरंदर की जो संधि हुई थी मैंने आपको कल बताया था कि उसके तहत 23 किले मुग़लों ने ले लिए थे शिवाजी से। तब शिवाजी फिर से उन किलों को जीतना चाहते थे और जीतने का अभियान शुरू कर दिया। सेनापति तानाजी मालसरे ने कोंडाना दुर्ग जीता। विजय के क्षण में तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए। कोंडाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया। ठीक है, तो यही सिंहगढ़ की विजय है। पहले इसका नाम था कोंडाना और ये कब जीता, 1670 में 4 फरवरी को। हम दुर्ग तो जीत गए लेकिन शेर खो दिया। शेर का मतलब जो तानाजी मालसरे जिन्होंने इस किले को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। सूरत और साल्हेर का युद्ध। अक्टूबर 1670 में सूरत की पहली लूट 1664 में हुई थी और दूसरी लूट 1670 में हुई, यानी दूसरी बार शिवाजी ने सूरत को लूटा, मुग़लों को आर्थिक चोट पहुंचाई और वापसी में वाड़ी डिंडोरी के युद्ध में मुग़लों को हराया। वाड़ी डिंडोरी 1674 तक पुरंदर की संधि में खोए हुए 23 किलो में से 22 किले शिवाजी को मिल गए, यानी सिवनेर को छोड़कर बाकी जितने किले थे वो सब शिवाजी ने वापस जीत लिए। पुरंदर की संधि के तहत 23 किले मुग़लों को मिले थे शिवाजी के द्वारा, तो शिवाजी ने 23 में से 22 किले तो जीत लिए, बस एक सिवनेर को नहीं जीत पाए। फरवरी 1672 में साल्हेर का युद्ध भी होता है।
पेशवा मोरोपंत पिंगले। तो शिवाजी के पेशवा कौन थे, याद रखना, मोरोपंत पिंगले। इन्होंने मुग़ल सूबेदार बहादुर खान और गुजरात की सेना को हराया। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मराठों ने मैदानी जंग में मुग़लों को परास्त किया। तो ये देखिए साल्हेर स्थान यहीं पे है। और ये जैसे औरंगज़ेब कहते हैं कि ये लुटेरे हैं, मराठे लुटेरे हैं, ये सिर्फ पहाड़ों और जंगलों में युद्ध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो साल्हेर का युद्ध हुआ था मैदान में हुआ था, और मैदान में भी मराठों ने मुग़लों को पराजित किया। इस जीते हुए प्रदेश का प्रभारी भाई संता जी को बनाया गया। छत्रपति का उदय, राज्यभिषेक 1674 में, वैदिक राज्यभिषेक 15 जून 1674 को। पुरोहित काशी के विद्वान गंगा भट्ट। महत्व, क्षत्रिय स्वीकार किया गया और छत्रपति हंदाव, धर्मोद्धारक, क्षत्रिय कुलावंतस की उपाधियां धारण की। अंग्रेज़ प्रतिनिधि हेनरी ऑक्सिडेन भी यहाँ पे मौजूद थे जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने भगवा ध्वज अपनाया, सोने का होड़ और तांबे का सिवराई सिक्का चलाया। शिवाजी ने राज्याभिषेक संवत की भी शुरुआत की। तांत्रिक राज्याभिषेक भी होता है, यानी कि 2 राज्याभिषेक होता है, एक तो 15 जून 1674 को, एक 16 अक्टूबर 1674, एक 4 अक्टूबर 1674 को होता है। अब कहा जाता है माता जीजाबाई का जब निधन हो गया तो एक बार फिर से इनका राज्याभिषेक होता है शिवाजी का। पुरोहित इस समय थे निश्चल पुरी गोस्वामी। दक्षिण दिग्विजय कर्नाटक अभियान 1677-78 में। गोलकुंडा के सुल्तान के साथ गुप्त समझौता हुआ। गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनके 2 मंत्री थे, मदन्ना और अखन्ना, उनसे गुप्त समझौता हुआ और इस समझौते के द्वारा शिवाजी ने जिंजी, मदुरै और वेल्लूर के किले जीत लिए। जिंजी को कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बनाया। साम्राज्य तुंगभद्रा से कावेरी नदी तक फैल गया। ये देखिए ये पूरा साम्राज्य शिवाजी के अंतर्गत आ गया। दरिया सारंग के नेतृत्व में नौसेना का भी निर्माण किया था शिवाजी ने, ठीक है, नौसेना का निर्माण किया था दरिया सारंग के नेतृत्व में। जंजीरा के सिद्धियों और पुर्तगालियों को भी इसने चुनौती दी थी। 15 जुलाई 1677 को शेर खान लोदी ने कर्नाटक शिवाजी को सौंप दिया। एक युग का अंत 1680 में पुत्र संभा के व्यवहार से दुखी होकर उन्हें पन्हाला के दुर्ग में नज़रबंद किया और अप्रैल 1680 में रायगढ़ किले में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना थी, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। साम्राज्य संगठन में छोटे वतनदारों देशमुखों का सर्वाधिक सहयोग मिला। अब थोड़ा सा हम लोग शिवाजी के प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण करते थे और शिवाजी ही अंतिम न्यायाधीश और सर्वोच्च सेनापति होते थे। शिवाजी की मदद करने के लिए शासन प्रशासन में मदद करने के लिए 8 मंत्री होते थे जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था। यह एक प्रकार से मंत्रिमंडल नहीं था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था। ये कोई मंत्रिमंडल नहीं था, बस राजा का सहायता करने के लिए कुछ लोग होते थे। राजा सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, मतलब ये लोग अगर कोई सलाह देते थे तो ज़रूरी नहीं कि जो शिवाजी हैं वो उनकी सलाह माने। सेनापति को छोड़कर प्राय सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। पेशवा, अब कौन कौन से मंत्री होते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला होता था पेशवा, ये मुख्य प्रधान या प्रधानमंत्री होता था एक प्रकार से। इसका कार्य था संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल और राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्य करना। मोरोपंत पिंगले जो थे ये शिवाजी के पेशवा थे। मोरोपंत पिंगले, इनका काम था संपूर्ण शासन प्रशासन की देखभाल करना और अगर राजा अनुपस्थित है यानी राजा राज्य में नहीं है तो उसकी जगह पे काम करना। फिर दूसरा प्रमुख था अमात, या इसी को मजूमदार या मजमुआदार बोलते हैं। ये वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था और ये राज्य की आय व्यय की जांच करता था
और इस पद पर जो थे शिवाजी के समय वो रामचंद्र नीलकंठ थे। रामचंद्र नीलकंठ ये अमात्य यानी वित्त मंत्री थे, इन्हीं को मजमुआदार कहते हैं। तीसरे थे मंत्री या वाकया नवीश। इनका काम था दरबार की कार्रवाई लिखना, गुप्तचर और सुरक्षा व्यवस्था से भी ये संबंधित है। वाकया नवीस तो ये इनका काम था कि दरबार में जो चीज़ें हो रही, गतिविधियाँ हो रही, उसको लेखबद्ध करना, यानी उसको लिखना। फिर हैं सचिव श्रुनवीस या इन्हीं को चिटनिस कहते हैं। इनका कार्य था राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना, यानी अन्य देशों से, अन्य राज्यों से संबंध बनाना, एक प्रकार से राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। जैसे इसमें ये होता था, ये थोड़ा अलग मैंने बता दिया, ये अन्य देश से व्यवहार नहीं बनाता था। राजकीय पत्राचार में ये होता था कि राजा अगर कोई आदेश देता है तो उसको लोगों तक पहुंचाना, यानी उसको लिख करके, जैसे आदेश को लिख करके लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। तो ये था चिटनिस। अब ऐसा ही एक और था दबीर या सुमंत, इसको विदेश मंत्री कहते हैं और ये विदेशी मामलों की देखरेख करता था। रामचंद्र त्र्यंबक इस पद पर था। छठा होता था सेनापति, इसको सरे नौबत बोला जाता था। सेना की भर्ती, संगठन और अनुशासन देखता था। हमीर राव मोहिते सेनापति थे शिवाजी के। फिर थे पंडित राव या मोहतसिब, धार्मिक कार्य और अनुदानों की देखरेख करते थे। और आठवें थे न्यायाधीश, ये राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होते थे। न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी मंत्रियों को सैन्य जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी, यानी अगर युद्ध हुआ तो न्यायाधीश और पंडित राव ये नहीं जाएंगे, बाकी सभी को युद्ध में जाना पड़ता था। प्रांतीय प्रशासन और विभाजन। अब शिवाजी के जो क्षेत्र थे वो दो प्रकार थे, एक स्वराज और एक मुगलई। शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र स्वराज थे, जैसे मराठवाड़ा, कोंकण, कर्नाटक, जहाँ पे शिवाजी प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, ये स्वराज कहलाते थे। और मुगलई वे क्षेत्र थे जिनसे केवल चौथ और सरदेशमुखी वसूला जाता था। आगे मैं बताऊंगा कि चौथ और सरदेशमुखी क्या है। अब ये देखिए, ये उत्तरी प्रांत है, ये जो है ये उत्तरी प्रांत है, साल्हेर से पूना तक। यहाँ के प्रमुख जो थे मोरोपंथ पिंगले थे। दक्षिणी प्रांत जो कनारा तक फैला हुआ था, यहाँ के प्रमुख अन्नाजी दत्तो थे। दक्षिणी पूर्वी प्रांत सतारा और धारवाड़ में फैला था, दत्ताजी पंत थे। और नवविजित प्रांत यानी जिंजी वगैरह जो था कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र, वहाँ के प्रमुख थे संताजी। तो ये पूरा एक बार मराठों ने इसको अपने अधीन कर लिया था, इतना बड़ा, और 4 भागों में बांट दिया था। ये देखिए, 1 प्रांत, 2 प्रांत, 3, 4। ये तो प्रांतीय स्तर पे हो गया। अब ग्राम स्तर पर देखते हैं। तो प्रांतों में सर सूबेदार होते थे, फिर प्रांत के बाद परगना आता था जहाँ मामलातदार होते थे, और फिर मौजा आता था जहाँ कमविसदार होते थे, और फिर गांव यानी पटेल होते थे। तो ये सब शासक होते थे। जैसे जो केंद्र है वहाँ पे शिवाजी शासन करते थे, प्रांतों में सर सूबेदार, परगने में मामलातदार, और गांव में कमविसदार यानी मौजा में कमविसदार, और ग्राम में पटेल शासन करते थे। ग्राम अधिकारी पटेल जो मुख्य अधिकारी होता था, भू राजस्व और न्याय से संबंधित होता था। कुलकर्णी भी होता था गांव में, जो भूमि का लेखा जोखा करता था। तो कुल मिलाकर जो भूमि होती थी वहाँ पे 2 अधिकारी होते थे। गांव में 2 अधिकारी होते थे, एक पटेल और एक कुलकर्णी। कुलकर्णी क्या करता था, भूमि का लेखा जोखा तैयार करता था, एक प्रकार से लेखपाल जैसा था पूरा। और पटेल सामान्य शासन प्रशासन देखता था, और भू राजस्व और न्याय व्यवस्था देखता था पटेल। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 12 बलूतेदार होते थे, ये गांव के कारीगर होते थे, सेवा के बदले अनाज इनको मिलता था। गांव की ज़रूरतों की चीज़ों को ये बनाते थे। 12 बलूतेदार ये गांव में होते थे, और ये तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, वस्तुएं बनाते थे, कारीगर होते थे, और बदले में इनको गांव वालों के द्वारा अनाज मिलता था। नगद वेतन दिया जाता था, जागीर प्रथा समाप्त थी।
विरासत एक संप्रभु राष्ट्र की नींव। सैन्य प्रतिभा, शून्य से एक विशाल नौसेना और सेना का निर्माण। प्रशासनिक दूरदर्शिता की बात करें तो अष्टप्रधान और नगद वेतन जैसी व्यवस्थाओं द्वारा सामंतवाद का अंत किया शिवाजी ने। एक विशिष्ट मराठा पहचान और स्वराज की भावना को जन्म दिया। तो एक छोटी सी जागीर से स्वतंत्र साम्राज्य तक की यात्रा शिवाजी ने की थी। अब आगे हम लोग और पढ़ेंगे मराठा प्रशासन के बारे में। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आज मैंने बताया है। आगे हम लोग और मराठा साम्राज्य के सेना के बारे में पढ़ेंगे कि सेना कौन कौन सी थी, कौन कौन से पद होते थे। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।